कट्टरता पनपा रही है। आज तक किसी मदरसे के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाई जा सकी। कोई सबूत है इस बात का कि नफरत फैलाते हैं? तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान का कीमती सरमाया मदरसों से निकलता है। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। भारत सरकार की पॉलिसी रही है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को ग्रांट दी जाती है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। जी हां, एक बार फिर सियासत हो रही है नफरत के सहारे को लेकर। जी हां, मुनाफरत फैलाने को लेकर सियासत हो रही है, ऐसा इल्जाम है। चूंकि इस तरह के बयानात आ रहे हैं और खास तौर से बयानात का जो मरकज है वो आजकल मदरसा हो गया है। ऐसे तो मदरसों पर सवाल उठते रहे हैं। सियासत ने मदरसों को कहीं का छोड़ा नहीं और कभी भी छोड़ा नहीं, लेकिन सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल इम्तिहानात में मदरसों ने न सिर्फ कामयाबी हासिल की है, बल्कि ऐसे तमाम इल्जामात को हर वक्त और हर मौके पर इसे इनकार किया है, इसका तरद्दुद किया है। इसका अब सवाल यह पैदा होता है कि क्यों एक बार फिर से मदरसे को लेकर इस तरह के बयानात सामने आने लगे हैं। जाहिर है एक बहुत मशहूर शेर भी इसी के हवाले से है कि सरहदों पर बहुत तनाव है, क्या जरा बता दो करो चुनाव हो क्या। लेकिन यहां तो बात यह है कि बात सिर्फ सरहद पर तनाव की ही नहीं है, बल्कि तनाव मुल्क में भी और उन रियासतों में भी कई बार सियासी कोशिशों की वजह कर आ जाते हैं, कई बार सियासी बयानबाजी की वजह कर ऐसे तनाव पैदा हो जाते हैं। और मदरसों को लेकर जो अब सवाल उठ रहे हैं, तो इस पर भी सवाल यह है कि क्या चुनाव के ऐन कबल या चुनाव के ऐन मौके पर ही ऐसे सवालात उठाए जाने चाहिए। और अगर आपको आपके रियासत की आवाम ने इख्तिदार सौंप ही दिया है, तो जो करना है कर लिया जाए, जो फैसला लेना है ले लिया जाए। लेकिन इस तरह की बयानबाजी का चुनावी मौके पर आखिर मतलब क्या है? धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पनपा रही है। आज तक किसी मदरसे के खिलाफ कोई उंगली नहीं उठाई जा सकी। कोई सबूत है इस बात का कि नफरत फैलाते हैं? तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान का कीमती सरमाया मदरसों से निकलता है। शासकीय सहायता बंद होनी चाहिए। भारत सरकार की पॉलिसी रही है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को ग्रांट दी जाती है। तो एक तरफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो मरकजी काबीना है, उस काबीने के फैसले के तहत मदरसा को मॉडर्न करने की कोशिशें हैं। वजीर आजम ने खुद एक नहीं कई बार कहा है कि वो चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर हो। लेकिन आखिर सवाल ये पैदा होता है कि उन्हीं के पार्टी के लीडर फिर मदरसों के बारे में ऐसे बयानात क्यों देते हैं और क्यों मदरसों को बंद कर दिए जाने की बातें करते हैं। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, फिलहाल आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर मैं अपने मेहमानों से बात करूंगा। मध्य प्रदेश असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले कई लीडरों के जरिए खवातीन को लेकर नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और जब इससे एमपी की सियासत में ज्यादा हलचल पैदा नहीं हो सकी, तो अब मदारिस को दहशतगर्दी से जोड़ते हुए मध्य प्रदेश के काबीनी वजीर उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। काबीनी वजीर उषा ठाकुर मुल्क में शिद्दत पसंदी के लिए मदारिस को जिम्मेदार मानती हैं। बंधु, यदि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप देखिए कि सारा कट्टरवाद, सारे आतंकवादी मदरसों में पले और बड़े हैं। जम्मू कश्मीर को आतंकवादियों की फैक्ट्री बना के रख दिया था। तो ऐसे मदरसे जो राष्ट्रवाद से, जो समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ सकते, उनको हमें समुचित शिक्षा के साथ जोड़कर समाज को सबकी प्रगति के लिए एक साथ आगे ले जाना चाहिए। देखिए, अभी असम में ये करके दिखा भी दिया, ठीक है ना, कि मदरसे बंद। राष्ट्रवाद के बाधा जो भी डालेगा, ऐसी सारी चीजें राष्ट्र हित में बंद होनी चाहिए। वहीं मध्य प्रदेश की मुस्लिम तंजीमों ने काबीना वजीर उषा ठाकुर के बयान की सख्त मजम्मत की है। मुस्लिम तंजीमों के मुताबिक अवाम समझदार है और इसे मालूम है कि इंतखाबात में उसे क्या करना है।
जिन लोगों के दिलो दिमाग में शक व शुबहात हैं वो तहकीकात करें और जाकर जायजा लें। इंशाअल्लाह ताला उनका नुक्ता नज़र बदल जाएगा। इसी के साथ हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोग जो फिरका परस्ती फैला रहे हैं, मदरसों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार और सूबाई सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर वो लगाम लगाएं। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई नज़र आ रही है। अनगिनत बयान उनके नेतागण दे रहे हैं। आज उसी कड़ी में उषा ठाकुर जो मध्य प्रदेश की मंत्री हैं, उनके द्वारा मदरसों के बारे में जो बयान दिया गया है वो लोगों के जहन को भटकाने का काम करने वाला बयान है। मध्य प्रदेश की 28 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का जब ऐलान किया गया था तब सियासी पार्टियां तरक्याती इश्यूज की बात जरूर कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे वोटिंग के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, इश्तिआल अंगेजी और दूसरे मौज़ूआत को मुद्दा बनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। और इस पर सीधे बातचीत के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। नेहा बग्गा हैं तर्जुमान मध्य प्रदेश बीजेपी की, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ मोहम्मद हारून सदर हैं मध्य प्रदेश जमात उलमा के, आपका भी इस्तकबाल है। जफर आलम खान साहब हैं सीनियर सहाफ़ी, सैफ खान है कांग्रेस लीडर, और हमारे साथ मेहताब आलम भी जुड़ेंगे हमारे नुमाइंदे भोपाल से। सबसे पहले मैं नेहा बग्गा के पास आऊंगा। नेहा जी, आपको मैं 50 सेकंड दे रहा हूं ये जानने के लिए कि अगर आपको ये पता चला हो कि उषा ठाकुर ने क्या कहा था तो उस पर आपका क्या कहना है, और नहीं पता चला तो अभी आपने सुना है उषा ठाकुर कहती हैं कि मदरसा जो है वो आतंकवादी लोगों को पैदा करता है और कट्टरवादिता सिखाता है। क्या रिएक्शन है आपका इस पर? विशाल जी, देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज चर्चा कर रहे हैं कि मदरसों में भी किस प्रकार से एक मॉडर्न जो है एजुकेशन का सिस्टम लाया जा सके। और ये सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है, ये संस्कृत स्कूल के लिए भी है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक कांग्रेस के जमाने में एक कानून पारित हुआ था जिसमें कहा गया था इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री नोटिफिकेशन, यानी कि जो मदरसों में पढ़ेगा या जो संस्कृत स्कूल में पढ़ेगा उसकी जो डिग्री होगी वो इक्विवेलेंट होगी जेवियर के बच्चे से। आप बताइए कि मदरसों में अगर कुरान की एजुकेशन दी जाती है और जेवियर में अगर उसको मैथ्स की, साइंस की और कंप्यूटर्स की एजुकेशन दी जाती है तो उसमें इक्विवेलेंस नहीं है। और वहीं पर जो ये घोटाला कांग्रेस पार्टी ने किया, जिसमें ये एक सिस्टम के दौरान ये पीछे से बैक एंट्री जो है बहुत जोर शोर से चल रही थी, आज उसी के मॉडर्नाइजेशन को लेकर, एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन, जहां पर हम ये मानते हैं कि छात्र जो है जब वो कक्षा में जाता है, स्कूल में जाता है, विद्यालय में जाता है, उसका एजुकेशन सिस्टम जो है वो बराबरी का हो। हम डेमोक्रेसी वाले एक कंट्री में रहते हैं जहां पे हम मानते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर किसी भी प्रकार का स्कूल है तो उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, उसकी जो डिग्री सिस्टम है वो भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए। उसको लेकर एक जो है बहस छिड़ी है उषा जी के बयान के बाद में। और मेरा ये मानना है कि अगर नई पीढ़ी जो है, जो आप हम सब हैं यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपत्ति होनी चाहिए। सैफ खान साहब हैं कांग्रेस लीडर। सैफ खान साहब, क्या उषा ठाकुर के बयान का यही मतलब आप निकाल पा रहे हैं जो नेहा बग्गा बता रही हैं? देखिए, मुझे बड़ा हैरानगी होती है, सिर्फ कांग्रेस का नाम लिया गया कि जो है वो डिग्रीज को इक्विवेलेंट कर रहे हैं। आप अगर सजेस्ट करती कि सीबीएसई बोर्ड जो है मदरसों के साथ में एफिलिएशन कर दें तो वो अच्छा लगता। मैं ये बताना चाहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट में जो है वो भी फंडिंग मध्य प्रदेश सरकार को जो है बढ़ा दी गई है। तो और वो भी स्मृति ईरानी जब एचआरडी मिनिस्ट्री थी उनके टेन्योर में, आप देख सकते हैं ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये जानना चाहता हूं ये किस सरकार को बोल रही हैं। और जो ये बात निकल के आ रही है टेररिज्म की, तो मैं ये बताना चाहता हूं हमारे देश के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर और हमारे देश के भारत रत्न अब्दुल कलाम आजाद साहब भी जो है मदरसे से पढ़ के निकले। बहुत सारे आईपीएस और आईसीएस ऑफिसर्स जो हैं वो उस वक्त मदरसे से ही बाहर पढ़ के निकल रहे हैं। पिछले साल ही जो है एक फाउंडेशन के उसमें ही 27 लोगों ने जो है सिविल की सर्विसेज को जो है वो क्लियर किया। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि ये क्या सब टेररिज्म से रिलेटेड है? मुझे लगता है कि आज उषा ठाकुर
के बयान जो सामने आए वो बेबुनियाद है, और वो एक मिनिस्टर होके ऐसी अगर बातें रखती हैं तो क्या उनका कहने का मतलब ये है कि जो स्मृति ईरानी और इन टेन्योर में से जो फंडिंग हुई है ये क्या टेररिज्म ग्रुप को जो फंडिंग हुई है? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ये साफ साफ कह रहे हैं टेररिज्म, कितने लोग आज तक जो है टेररिज्म से अक्यूज या टेररिज्म से रिलेटेड जो है पकड़े गए मदरसों में? दूसरी बात, क्या खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वो खुद फंडिंग करती है टेररिज्म की ऑर्गेनाइजेशंस को जो अब मदरसों में ये बोल रहे हैं? और फिर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ऐसे क्यों होता है? अब बड़ा आश्चर्य की बात है, इनके मुंबई की अगर मैं बात करूं तो इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो मदरसों में जाके हाफिजों से मुलाकात करते हैं और मिलते हैं और उनके साथ में जो है तस्वीरें खिंचवाते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या वो भी टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं? ठीक है, अब हमारे साथ हैं मोहम्मद हारून साहब, सदर हैं मध्य प्रदेश जमात उलमा के। हारून साहब, आपका बयान अभी हमने रिपोर्ट पे भी दिखाया था, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उषा ठाकुर का जो बयान है, जो मध्य प्रदेश में वजीर हैं, क्या उनका बयान वाकई मदरसों के ऊपर एक बहुत जो है संजीदा सवाल खड़े कर रहा है, या फिर ये एक चुनावी मौके का एक आप कह लें कि एक रस्म है कि चुनाव अगर सामने है तो इस तरह के बयान दिए जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मोहतरमा उषा साहिबा ने बयान दिया है वो बहुत ही काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। उन्होंने मदरसे की तारीख को न पढ़ा है न समझा है। हिंदुस्तान में लाखों मदरसे हैं, आजादी से पहले और आजादी के बाद। आजादी से पहले मदरसों के जरिए देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, और आज भी देश के विकास में, भाईचारे में, अमन अमान में सब मदरसे लगे हुए हैं। और रहा सवाल मजहबी आजादी का, तो मुल्क के अंदर हर मजहब के लोगों को अपनी अपनी धार्मिक शिक्षा की आजादी है। बहुत से लोग संस्कृत विद्यालयों में पढ़ते हैं, पाठशालाओं में पढ़ते हैं, गीता और रामायण पढ़ते हैं, महाभारत का ज्ञान होता है, और यहां तक के बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में भी मजहबी तालीम के विभाग होते हैं। उसमें अरबी डिपार्टमेंट होते हैं, धार्मिक डिपार्टमेंट होते हैं, ज्योतिषाचार्य बनते हैं, वैदिचार्य बनते हैं। मोहतरमा उषा ठाकुर ने सीधा सीधा ये कहा है कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, या तो वो साबित करें। आज भारतीय जनता पार्टी की बरसों से हुकूमत है, केंद्र में भी कई मरतबा हुकूमत रही और अभी भी 7 साल से हुकूमत है। किसी एक मदरसे के खिलाफ भी कोई उंगली आज तक नहीं उठाई जा सकी। तो हमारा तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा है कि ऐसी मिनिस्टर को फौरन बर्खास्त करें और उन पर मुकदमा होना चाहिए कि उन्होंने करोड़ों मुसलमानों का दिल दुखाया है। नेहा बग्गा, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बातें अभी कह रहे हारून साहब, सवाल ये है कि अगर आप नहीं सुन पाई हो, आप कहेंगी तो मैं उनका बयान दोबारा सुना दूंगा। उषा ठाकुर ने सीधे तौर पे कहा है कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, वहां कट्टरवादी शिक्षा दी जाती है। नेहा बग्गा, क्या आप इसको कंडेम करेंगी? क्या आपको लगता है कि उनसे स्लिप ऑफ टंग हो गया? विशाल जी देखिए, ना ही कोई स्लिप ऑफ टंग है, ना ही मैं उनको डिफेंड करूंगी। उन्होंने जो कहा ये भी कहीं कहीं पर हकीकत में दिखाई दिया है कि मदरसों से कई लोग जो हैं वो आतंकवाद की तरफ आगे बढ़े हैं। इसमें सच्चाई है। आपने कश्मीर के कई ऐसे मसले देखे होंगे जहां पर मदरसों से निकले हुए लोग आतंकवाद की तरफ आगे बढ़े, और भी कई सारे बहुत सारे नक्सलियों के नाम बता दूंगा। एक नाम आप देखिए, शिया सेंटर, एक नाम बता दीजिए, मुझे बोलने मिलती है। रेहा जी देखिए, आपने एक बात तो आपने कही कि आप उषा ठाकुर के बयान को डिफेंड नहीं करती हैं। इसका मतलब है कि आप उनके बयान से पूरी तरह से सहमत भी नहीं है। लेकिन आप जो कह रही हैं उस पे हारून साहब सवाल उठा रहे हैं कि क्या आप कोई एक नाम गिना सकती हैं? ये हारून साहब का सवाल है। मैं उनके बयान, मैं आपको नाम बता रही हूँ, मुझे मौका तो दीजिए। ये बहस करने का ये कौन सा तरीका है? हम सब अपनी अपनी बात रखने आए हैं। देखिए, शिया सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया था
वसीम रिजवी जी ने कहा था, वसीम रिजवी जी ने कई तथ्य सामने रखे और वसीम रिजवी शिया सेंट्रल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि मदरसे जो हैं वो छात्रों को आतंकवादी बनाने की ओर प्रेरित करते हैं। तो देखिए, ये बहस ये नहीं है कि आतंकवादी बना रहे हैं, यानी बहस ये है, मुद्दा ये है कि आप जैसे जो वरिष्ठ पैनलिस्ट यहां पर बैठे हैं, क्या अगर मदरसों में जो बच्चा जा रहा है वो मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़े, जो उषा ठाकुर जी ने भी कहा कि जो छात्र है, जो विद्यालय जाता है, वो छात्र छात्र होता है, आप उसको एक जैसी शिक्षा दीजिए। आप जहां पर देश आगे बढ़ रहा है वहां पर आप उसको मॉडर्न लेकिन एक मिनट बग्गा जी, नेहा बग्गा जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या विकास का मतलब या यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि हम संस्कृत ना पढ़ाएं, हम अरबी ना पढ़ाएं, फिर हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां पर हम बुलाते हैं संस्कृत के जानने वाले को, अरबी के जानने वालों को, तो इसका मतलब क्या है? अरबी भी पढ़ाइए, बाइबल भी पढ़ाइए। विशाल जी, एक मिनट, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं चाहती हूँ आपके दर्शक सुने भी इसका जवाब। ये बिल्कुल सही है, हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो अरबी भी पढ़ें, वो संस्कृत भी पढ़ें, वो कुरान भी पढ़ें और वो अपनी जो रीजनल टंग, रीजनल जो उनका धर्म को फॉलो करते हैं उसकी जानकारी रखें। बाइबल अब साहब आ रहा हूँ, सैफ साहब आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट, सैफ खान साहब आ रहा हूँ जी, कि सरकारी ग्रांट जो है वो मदरसों में मिले। आप एक लाइन सिर्फ बोलने का और जी, बस मैं आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ, एक मिनट। ग्रांट दे कुरान पढ़ाने के लिए, तो जो क्रिश्चियन है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चों को बाइबल पढ़ाई जाए, उसके लिए ग्रांट मिले। जो जी ठीक है, सैफ साहब से इसका जवाब लेते हैं। सैफ साहब, अगर किसी मजहबी सेंटर्स को अगर फंड किया जाएगा सरकार से, तो तमाम मजहब के लोग जो हैं वो तमाम मजहब इस बात की उम्मीद करेंगे। जवाब इसका सैफ साहब। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले जो है भगवत गीता का जो है वो ऑर्डर निकाला है कि भगवत गीता जो है वो भी मदरसों में पढ़ाई जाएगी, और वो भी उर्दू में। दूसरी बात जो है, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने 2015-2016 में 29,450,000 के करीब जो है फंड्स अलॉट किए गए इसके लिए। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि को ये सपोर्ट कर रही हैं और वो कर रही हैं, वो पहली एक ऐसी पार्टी है जो टेररिज्म अक्यूज्ड को पूरी दुनिया में पहली बार कोई टिकट अगर देता है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी देती है। आज सामने बैठ के टेररिज्म के जो ये गीत गाते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कितने नाम जो है, क्योंकि मैं अगर बोलूं हमारे देश के लीडर्स के बहुत सारे नाम हैं जो मदरसों से पढ़ के निकले हैं, बहुत देश के आईएएस ऑफिसर, आईपीएस बड़े बड़े आला अधिकारी जो है वो पढ़ के निकले हैं और इस वक्त देश की सेवा कर रहे हैं। क्या आप उनको डायरेक्टली टेररिज्म से एक्यूज करना चाहते हैं? मैं पहली बात जो है ये कहना चाहता हूं, और अगर चाहते हैं तो ये जो फंडिंग आपकी सेंट्रल से आ रही है, क्या आप उसको पे रोक लगाना चाहेंगे या रोक लगा रहे हैं? उस ऑर्गेनाइजेशन पे लगा रहे हैं जो भगवत गीता भी पढ़ा रही है जी। तो मैं कहने का मकसद ये, मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि आप जो है सीबीएसई से उसे एफिलिएट कर दें, कि आप उनको फैसिलिटीज दे दें। टेररिज्म की बात हुई है, साफ साफ बोला है टेररिज्म के लोग जो है यहाँ पे बढ़ावा देते हैं। और बस मैं सैफ साहब थोड़ा मुझे वक्त दीजिए, मैं एक बार इस पर रिएक्शन लेना चाहता हूं। जफर आलम खान हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफी। जफर साहब, वजीर आजम ने कहा था कि वो भी चाहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर हो, लेकिन क्या इस तरह के बयान उनकी पार्टी यानी बीजेपी के किसी वजीर के ऐसे बयान से वजीर आजम का ये जो ख्वाब है, ये सपना है, वो तालमेल बैठता है कहीं पर? जफर साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी लीडर हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या वजीर आजम हो या कोई हो, सबकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। यही चीज देखने को मिल रही है इस बयान के साथ। उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आसाम ने, जिसने ये पूरा तमाशा खड़ा करा है। उन्होंने आसाम के अंदर मदरसों को दी जाने वाली सरकारी इमदाद पे रोक लगा दी। ये विशेष, बिहार में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में भी बहुत खास इलेक्शन होने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए एक खास एजेंडे को पूरा करने के लिए ये सब कार्यवाही की जा रही है। हर वो इदारा जिसने जंग आजादी में नुमाया किरदार अदा किया हो, चाहे वो सियासी हो, तालीमी हो, दीनी हो या कौमी हो, ये संघ के जो लोग होते हैं, कारकुन होते हैं, ये उसको टारगेट करते हैं। और क्योंकि इसलिए करते हैं खासतौर से इलेक्शनों के टाइम में कि उससे इनको फायदा मिलता है, और उसी फायदा उठाने के लिए, उसी सारी उसको करने के लिए इन्होंने इस वक्त को चुना। और इस वक्त पे उषा ठाकुर, ठीक है, मेहताब आलम नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। मेहताब, क्या ये इंतखाबी माहौल का असर है कि ऐसे बयानात दिए जा रहे हैं ताकि नतीजे मुतासिर हो? मेहताब, इस तरह के बयान के बाद सियासी माहौल कैसा है?
क्या आपको लग रहा है कि ये इंतखाबात के मद्देनजर ऐसी बयानबाजी हो रही है जो अभी जफर साहब कह रहे हैं? मेहताब, विशाल, यहाँ पे दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तरफ जो है मदरसों को जो है मेन स्ट्रीम में जोड़ने की वो बात करी, और दूसरी तरफ मदरसों को जो है दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही है उषा ठाकुर ने, उनका ये कहना है कि सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो सवाल यह उठता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर सरकारी पैसे से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है तो सरकारी पैसे से धार्मिक आयोजन कैसे किए जा रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह कि उषा ठाकुर जो है ये खुद जो है धर्मस्व विभाग की मंत्री है। अगर ये चीजें हैं तो मध्य प्रदेश में धर्मस्व विभाग जो है तो उसका वजूद, खुद उस पर सवाल उठता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में अलग से धर्मस्व विभाग बनाने का मतलब क्या है। इसके पीछे जिस तरह से आपने कहा कि इसमें साफ साफ नजर आता है कि इलेक्शन है, इलेक्शन में जो है वोटों को पोलराइज भी करना है और अपने उस एजेंडे की भी बात करनी है जो साफ साफ दिखाई दे रही है। जी, नेहा बग्गा साहब, आपका जवाब नेहा जी मैं चाहूंगा इस पर कि एक तो खुद मंत्रालय इस नाम से बनाया जाता हो, फिर यह कहा जाता हो कि सरकारी पैसे से धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात समझ नहीं आ रही है। नेहा, देखिए, बात समझ में तब आएगी जब आप अपने सभी लोगों के लिए हितैषी होंगे। अगर आप देखेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में, आप देख लीजिए, अगर हम मदरसों की एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो आप बता दीजिए कि एजुकेशन जो रेट है हमारे हिंदुस्तान में, अगर हम मुस्लिम कौम का देखें बाकी कौम से रिलेट करके, तो आप पाएंगे कि SC ST का एजुकेशन जो है उसमें उससे भी पीछे छूट गया है। बहुत से कारण हैं जो यहाँ पर लोग बैठे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है, पर जो आवाम है, जो अब पढ़ लिख रही है, जो समझ रही है, जो युवा है, जो पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है, वो जानता है कि एक एजुकेशन हमारे लिए जरूरी है। बस सवाल वही है, वो सवाल का जवाब मिल नहीं पा रहा। लेकिन मैं एक बार फिर से चलूंगा। हारून साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में मैंने आपको रोका क्योंकि मुझे बाकी को मौका देना था। एक मिनट, हारून साहब हैं, सदर हैं जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश के। हारून साहब, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हमें एक जुमला दिया था इक्विवेलेंस ऑफ डिग्री नोटिफिकेशन का, तो वाकई हारून साहब, सवाल बड़ा संजीदा उठाया नेहा जी ने कि अगर मदरसों से तालीम मिल रही है तो फिर मुसलमानों की जो लिटरेसी, रेट ऑफ लिटरेसी है या जो उसका जो तनासुब है वो कम क्यों है, पीछे क्यों है? नहीं, अभी ये बात नहीं हो रही है जी। अब नहीं, पीछे नहीं है, मुसलमान बिल्कुल पीछे नहीं है। ये पीछे करने की साजिशें हैं, नौकरियां नहीं दी जाती हैं और उनको परेशान किया जाता है। जितने काबिल लोग चाहिए हमारे पास हैं, कि वो मॉडर्न हमारे पास बहुत है। आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको रोकिए तो मैं बोलूं। जहाँ पर वो पीछे हैं वो आगे बढ़े। मेरी बात, सेंट्रल कमेटी बना के वो आप करवा दीजिए ना सुनिए, ये आपकी राजनीति करने का मुद्दा नहीं है। नेहा जी एक मिनट, मैं जरा हारून साहब को सुनता हूँ। हारून साहब कोई राजनीति यहाँ पे मेरे ख्याल से नहीं कर रहे। हारून साहब, आपकी बात सुनना चाहूंगा, जमीयत उलमा हिंद मध्य प्रदेश के सदर जी। नहीं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मेरे बीजेपी में बहुत दोस्त बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश है, भारत का संविधान हर मजहब के लोगों को अपने अपने मजहब की तालीम देने की आजादी देता है। उसी आजादी के तहत हमारे मदरसे कायम हैं। कहीं ग्रांट मिलती है, कहीं ग्रांट नहीं मिलती जी। एक बात और सुन लीजिए, तमाम मजहब के लोगों को वेलफेयर स्टेट कुछ ना कुछ मदद देती है। मंदिरों को भी ग्रांट दी जाती है, मस्जिदों को भी ग्रांट दी जाती है, मदरसों को भी ग्रांट दी जाती है, और वो हमारा संवैधानिक हक है। हम भी टैक्स देते हैं, हम भी पैसा देते हैं। अगर आसाम के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर या भारत सरकार हमको कुछ पैसा देती है तो वो हमारा हक है और वो हमें हक मिलना चाहिए। यहाँ सरकार के जरिए बड़े बड़े कुंभ के मेले आयोजित किए जाते हैं, उनमें करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है। इसी तरह अजमेर शरीफ में हमारे इज्तिमात में कहीं ना कहीं सरकार कुछ न कुछ ताउन करती है और वो हमारा हक होता है। हम बिल्कुल नहीं क्या चाहते कि मदरसे के लोग सरकार से इमदाद लें, लेकिन अगर मिलती है तो वो भी जायज है और हक है। बात यहाँ आतंकवाद से जोड़ने की है, बात आतंकवाद से जोड़ने की है जी। 500 उलमाए किराम जो मदरसों से जुड़े हुए थे, आतंकवाद के खिलाफ हमने फैसला दिया कि आतंकवाद से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये मोहतरमा उषा ठाकुर सीधे सीधे मदरसों को
आतंकवाद से जोड़ रही हैं, ये काबिल मजम्मत है। किसी धर्म में भी कोई आतंकवादी शिक्षा नहीं दी जाती, न हिंदुओं में, न मुसलमानों में, न सिखों में, न ईसाइयों में। कोई अगर आतंकवादी बनता है तो उसका अपना किरदार होता है। या नक्सली लोग इतना बड़ा आतंक फैलाते हैं देश के अंदर, वो हिंदू होते हैं अक्सरियत उसमें, तो क्या हम हिंदू भाइयों को आतंकवादी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये गलत इल्जाम है। मेरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग है कि उषा ठाकुर से या तो वो माफी मांगे या उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उन पर ये बेबुनियाद इल्जाम लगाने की FIR दर्ज किया जाए और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये हमारी मांग है। सैफ साहब 30 सेकंड्स फाइनल कमेंट। सैफ खान, देखिए फाइनली मैं बोलना चाहता हूं, उषा ठाकुर के जो ये कमेंट्स और ये जो स्टेटमेंट सामने आता है, ये पहली बार तो ऐसे आते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वो देती रहती हैं और फिर माफी भी मांगती है। आपको अगर याद होगा, जय आदिवासी युवा शक्ति के ऊपर पहले इन्होंने कीचड़ फेंकी थी, उसके बाद फिर सामने आके माफी मांगी थी। या तो बिल्कुल सही, मैं इस बात पे सहमत हूं, या तो आके वो माफी मांगे या फिर जो अपनी मंत्रिमंडल से जो है वो रिजाइन कर दें, क्योंकि सबसे पहले वो अपनी पार्टी की राय जो है वो सामने रखें और उसके बाद वो अपनी राय रखें। एक मिनिस्टर होने के बाद जो है ऐसी अगर वो बिना सबूत के या बिना किसी ग्राउंड्स के अगर वो ऐसी बातें रखती हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उनको जो है इस पद के ऊपर जिम्मेदारी जो है संभालनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू में बने रहने के लिए। नाज़रीन, आपको भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।